बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, ऐसा लगता है कि नून लीग उसके सदमे से आज भी नहीं निकल पाई है। जिस नौयत के बयानात आज नून लीग की लीडरशिप ने दिए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो एक्टिविटी थी पीटीआई की पीएमएलएन के खिलाफ, ये उनके लिए हैरान कुन थी। वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि वो समझते थे कि हमने इनको जलसे की इजाज़त नहीं दी तो ये इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म तो नहीं कर सकते, ये इतनी जल्दी अपना मुतबादल प्लान तो नहीं बना सकते। आपको याद होगा 24 नवंबर के वक्त जब 24 नवंबर के लिए जब इमरान खान ने एक हफ्ता पहले कॉल दी थी कि हज़ारों लोग पहुंचेंगे और हर हल्के से इतने लोग आएंगे और पूरा एक प्रोग्राम दिया था कि 24 नवंबर का एहतजाज होगा, डी चौक पहुंचना है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन पर आकर क्या बयान दिए थे? वो मुसलसल टीवी शो टॉक शोज में कह रहे थे कि ये जो इन्होंने ऐलान कर दिया है, ये ऐलान करके फंस गए हैं, ये जल्दबाजी में ऐलान कर दिया है, ये मुमकिन नहीं है, ये काबिल अमल नहीं है, ये अमली तौर पर हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी तो तैयारी नहीं हो सकती। लेकिन जब 24 नवंबर को लोग निकले और फिर उन्होंने जिस तरह से पुलिस की रुकावटों को और कानून नाफिज करने वाले दीगर फोर्सेस के जो जवान थे उनको जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर पीछे धकेला और धकेलते हुए वो 2 दिन में इस्लामाबाद में दाखिल हुए, ये नून लीग के लिए बहुत हैरान कुन था और फिर उनको गोलियां चलाकर वापस भेजना पड़ा। वरना वो लोग तो यहां आकर बैठ गए थे और फिर वो जाने का नाम नहीं लेते, लेकिन सियासी वर्कर्स पर गोलियां चलाई गई। ये बहुत हैरान कुन था राना सनाउल्लाह के लिए, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक हफ्ते में इतनी बड़ी एक्टिविटी प्लान की जा सके, क्योंकि वो अपनी सियासी जमात को देखते हैं कि भाई इस तरह की या इस नौयत की या इस लेवल की एक्टिविटी करने के लिए उनको महीनों का वक्त चाहिए। नून लीग में उनको इतना वक्त चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक हफ्ते के अंदर अंदर, इमरान खान ने कॉल दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ने उस कॉल को सुपर डुपर कामयाब बनाकर नून लीग को हैरान कर दिया। अब भी यही हुआ है, इन्होंने लटकाया, अदालत में गए, अदालत ने कहा कि अच्छा 6 तारीख को जवाब देंगे, 6 तारीख के लिए नोटिस कर दिए, 6 गुजर गई, फिर 7 गुजर गई। तहरीक इंसाफ ने फिर शाम को कहा कि ठीक है, अगर इजाजत नहीं दे रहे तो हम अपने एहतजाज का दायरा पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि नून लीग जैसी जमात ये सोच सकती है कि भाई आज शाम को ऐलान कर रहे हैं तो कल कैसे एक्टिविटी होंगी? ये तो यूसी की सतह पर भी एक्टिविटी नहीं हो सकती ना, जिले की लेवल पर तो छोड़िए, यूनियन काउंसिल की लेवल पर भी जो है या हल्के की सतह पर भी एक्टिविटी प्लान करने के लिए आपको कारकुनान को बताना पड़ता है, मैसेज कन्वे करना पड़ता है, कोई थोड़ी बहुत चीजें अरेंज करना पड़ती हैं, कोई फ्लैक्स छपवाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इतने शॉर्ट नोटिस पे पूरे पंजाब में हर गली कोने में, हर घर मोहल्ले में, हर हल्के की सतह पर एहतजाज करके नून लीग को हैरान कर दिया। और जिस तरह का फिर सवाबी का जलसा हुआ वो और भी हैरान कुन था। तो अब किस नौयत के आज बयान आते रहे। आज जो है वो एक बयान तो मैं अज़मा बुखारी का देख रहा था, उन्होंने कहा कि जलसा नाकाम हो गया, 5000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर पाए। यानी इतना नाकाम जलसा था कि 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। जो विजुअल्स कल आपने देखे, जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, मैं रात भी आपको विजुअल्स दिखा रहा था जलसे के, जो आपने सोशल मीडिया पर देखे, क्या वो 5000 वालों थे? अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या वो 5000 का जलसा था? क्या वो बड़ा जलसा नहीं था? मुझे नहीं पता कि वो कितने लोग थे, वो 40-50 हजार तो देखने में लग रहे हैं। जो मैं तो जलसे में नहीं गया था, लेकिन जो देखने में लग रहा है वो इतना बड़ा जलसा लग रहा है। क्या ये 5000 का जलसा था, 5000 का मजमा था? लेकिन अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। और अता तारड़ साहब ने तो हैरान ही कर दिया ये स्टेटमेंट देके। फेक न्यूज के जुमरे में आना चाहिए। अता साहब, आपके ऊपर तो कानून लगना चाहिए। हमारे दोस्त हैं अता तारड़ साहब, लेकिन अता तारड़ साहब आप पर तो फेक न्यूज का कानून लग सकता है। फेक क्या थी? उन्होंने कहा कि जी मैंने एक यूसी में जलसा किया और वो तहरीक इंसाफ के जलसे से बड़ा था। और वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोग तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे नहीं हुए जितने मैंने उस यूसी के जलसे में जो है वो कुर्सियां लगा दी थी। तो अता तारड़ साहब, ये तो देखें ना, अब ये तो अब कर रहे हैं ज़्यादती, ये तो है फेक न्यूज सीधी सीधी। इस पर तो वो नया पी का कानून आपके ऊपर लग सकता है, तो इस तरह ना करें। अब आप देखें ना, अगर तो ये नाकाम जलसा था, अगर तो लोग नहीं निकले, वो कहते हैं जी लोग निकले नहीं, अगर तो लोग नहीं निकले तो ये इतवार के अखबार क्यों भरे पड़े हैं इस बात से कि गिरफ्तारियां हुई, बस अड्डे बंद कर दिए गए। मसलन ये देखें ना, जंग है, जंग में उन्होंने लिखा हुआ है कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरे, गिरफ्तारियां, शाह महमूद कुरैशी की बेटी की मुतअद्दिद कारकुनों समेत मुल्तान से गिरफ्तारी और रिहाई। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त रही, बरी इमाम, बाराकहू, फैजाबाद, 26 नंबर चुंगी पर भी पुलिस तैनात।
मुजफ्फराबाद में ख्वाजा फारूक को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आप देखें कि बड़ी इमाम, फैजाबाद, 26 नंबर चुंगी, पुलिस लगा दी कि बंदा कोई नजर ना आ जाए, पुलिस लगा दी कि कोई बस से लोग शिरकत करने के लिए सवाबी ना चले जाएं। इतना खौफ था हुकूमत को कि गिरफ्तारियां भी की और इन तमाम मकामात पर जहां जहां बस अड्डे थे वहां पर पुलिस लगा दी। एक्सप्रेस ने कहा, लिखा है कि मुल्क भर में यौम स्याह, रैलियां, छापे, गिरफ्तारियां, मुल्क भर में। एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्क भर में रैलियां हुई हैं। झूठ बोल रहा है एक्सप्रेस, पकड़िए, फिर पी का कानून लगाइए अगर एक्सप्रेस भी झूठ बोल रहा है कि मुल्क भर में यौम स्याह की रैलियां मुनक्किद की गई हैं और वो कह रहा है कि छापे मारे गए और गिरफ्तारियां की गई। क्यों की गई भाई गिरफ्तारियां? अगर आप इतना आपका कामयाब था आपका यानी तहरीक इंसाफ को रोक लेने का अमल और तहरीक इंसाफ का जैसा नाकाम हो गया था, तो क्यों आपने फिर गिरफ्तारियां की? ऐसे ही 92 ने भी लिखा है, वो कहते हैं कि जी पीटीआई का इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज, मुल्तान में मेहर बानो कुरैशी समेत 10 से जायद कारकुन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर नजरबंद। क्यों आज़ाद कश्मीर में जाके आप अपोजिशन लीडर को नजरबंद कर रहे हैं? क्या खौफ था? आज़ाद कश्मीर से कितने लाख लोग उन्होंने लेकर आने थे। तो आप जो है वो एक तरफ तो ये खौफ का आलम है, आपको लगता है कि ये बड़ा इज्तिमा बन जाएगा, इसके बावजूद हर गली मोहल्ले में, और मैंने कल आपको वीडियोस ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के दिखाई हैं, और जितनी वीडियोस मैंने तो 8 10 12 दिखाई हैं, डिजिटल मीडिया भरा पड़ा था उन रैलियों से। चलिए जी, मान लिया कि हर रैली में 100 लोग निकले थे, मान लिया, लेकिन हर मोहल्ले में पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हुई है ना जनाब, ये तो मान लिया कि वो 100 लोग थे, अगरचे वो 100 नहीं थे, हर जगह पर कम से कम 500 400 लोग निकले हैं, हर जगह पर कम से कम 50 गाड़ियां तो निकली हैं। लेकिन चलिए आपकी बात ही मान लिया कि वो 100 लोग थे, तो भी हर यूनियन काउंसिल में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, ये तो तस्लीम करें ना आप कि हर गली मोहल्ले में लोग निकले। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग इसलिए परेशान है कि ये उनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्किल था। वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि आज हम रात को इनको जलसे की इजाजत से रोकेंगे और ये कल पूरे पंजाब में जलसे कर देंगे और पूरे पाकिस्तान से लोग। आप देखें ना, सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी लोगों पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, बलोचिस्तान में भी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर सबसे बड़ी हुई है, और पंजाब में यानी नंबर 1 खैबर पख्तूनख्वा रहा, नंबर 2 पर पंजाब रहा, और नंबर 3 सिंध रहा। बलूचिस्तान और सिंध एक जैसे होंगे। एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी यौम स्याह एक बहुत कामयाब तरीके से मनाया गया। लेकिन चलिए ये दिन तो गुजर गया, लेकिन हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने और ईसा नकवी ने एक वीडियो की थी और उसमें बहुत तफसील से गुफ्तगू करते हुए ईसा नकवी ने बताया था कि अगर इमरान खान के लिए रिहाई की या इमरान खान के लिए किसी भी किस्म की कोई कॉल ट्रंप की तरफ से आती है तो जाहिर हुकूमत के लिए परेशानी होगी, लेकिन अगर कॉल नहीं आती, कोई कॉल नहीं आती, तो ये उससे ज़्यादा परेशानी की बात है। और उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि भाई अगर आप कॉल ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप अच्छे रवाबित नहीं चाहते, या आप नाराज़ हैं, या आप जैसे जो बाइडन ने इमरान खान के लिए कॉल नहीं की थी तो हमें साफ पता चल गया था कि ताल्लुकात में सर्द महरी भी है, ताल्लुकात ख़राब भी हैं। अब अगर कोई कॉल नहीं आती तो फिर ये परेशानी की बात है कि भाई कॉल क्यों नहीं आ रही वहाँ से। और दूसरी बात यह है कि IMF का वफ्द बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने आना है और अगली किस्त जारी करवानी है IMF जायज़ा वफ्द ने, और हमने उस वीडियो में यही बात की थी कि अगर IMF का जो जायज़ा वफ्द है वो अगर मुश्किलात का शिकार करता है पाकिस्तानी हुकूमत को, तो साफ नज़र आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अगली जो किस्त है उसकी फराहमी नहीं चाहते, या वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी का इजहार थ्रू IMF हो सकता है, ये हमने इस पर डिस्कशन की थी। अब आप खबर देख लीजिए, मैंने तमहीद बांध दी है। खबर ये है कि जो IMF का जायज़ा मिशन जो है वो आया है। आलमी मालियाती फंड IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेने के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेज दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज़ किया, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जजों की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। भाई ये जजेस का तकर्रुर कैसे हो रहा है और ये जो अदलिया की आज़ादी है ये कैसी है पाकिस्तान में, इसका वो जायज़ा ले रहा है IMF का वक्त। भाई IMF का वक्त का काम बज़ाहिर तो ये बनता है ना कि आप देखें FBR काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने टारगेट्स पूरे किए हैं कि नहीं किए, टैक्स के हवाले से आपने जो अपने वादे थे पूरे किए नहीं किए, टैक्स रिफॉर्म्स लगा रहे नहीं लगा रहे, आपने अपनी ग्रोथ अचीव की है कि नहीं की। होना तो ये चाहिए था, लेकिन IMF क्या कर रहा है? IMF कह रहा है कि
عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لے رہا ہے اور ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے. مشن بینکنگ اور منی لانڈرنگ کا بھی جائزہ لے رہا ہے. آئی ایم ایف مشن گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لے رہا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا. ملاقاتوں میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں شامل ہیں. یعنی ان ملاقاتوں میں یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. جوڈیشل کمیشن کون ہے؟ جو ججز لگاتا ہے، جو بینچز بناتا ہے، آئینی بینچز. تو اس جوڈیشل کمیشن سے بھی وہ ملاقاتیں کرے گا اور پوچھے گا بھائی یہ کیسے کر رہے ہو، یہ کیسے ججز کی بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی وہ جائے گا. مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنا ہے. دیکھے گا کہ قانون کی حکمرانی کتنی ہے پاکستان میں. ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف کے اس مشن کی منصوبہ بندی گزشتہ سال ستمبر میں کی گئی تھی. آئی ایم ایف مشن اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرے گا جس میں ججز کے تقرر کے طریقہ کار پر بات چیت کرے گا. مشن عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی ملاقاتیں کرے گا. ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف مشن اپنی تشخیص کو حتمی شکل دے گا اور جولائی تک رپورٹ شائع کر دی جائے گی. $7 ارب معاہدے کے تحت پاکستان گورننس کی مکمل رپورٹ شائع کرنے کا پابند ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا معائنہ کیوں کر رہا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کو کیوں دیکھ رہا ہے، ججز کے تقرر کے طریقہ کار پر کیوں بات کر رہا ہے. یہ پاکستان کا ویک پوائنٹ ہے. اور جتنی مینیپولیشن اس پورے سسٹم میں کی گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد، ججز کے بھرتی کرنے کا جو طریقہ کار بنایا گیا ہے، ججز کے تقرر کا، ان کے ناموں کی منظوری کا، یہ سب پکڑا جائے گا. آئی ایم ایف اتنا احمق تو ہے نہیں کہ ان کو آپ بتائیں گے نہیں جی یہ دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا. انہیں سب سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ میں شامل ہے کہ وہ ججز کے طریقے، آئین و قانون کی حکمرانی، ان سب چیزوں پہ بات کرے. اب اس کا ایک اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کریں، فرض کیجئے کہ ان کے تعلقات حکومت پاکستان سے بہت اچھے ہیں، وہ اشارہ کریں اور وہ کہیں کہ جی جانے دیں، دے دیں، اگلی کیس دیں ان کو آپ، پھر تو یہ ساری مین میخ میں وہ نہیں پڑیں گے. پھر تو نہیں جائزہ وہ مشن آ کے اتنی باریک بینی سے تفصیلات سے دیکھے گا، اور دیکھے گا بھی تو وہ تھرو کر دیں گے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کوئی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی اپنے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ یا اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قیاس یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کال کر کے نہیں کہیں گے، وہ تھرو آئی ایم ایف ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور پاکستان کا بازو تھرو آئی ایم ایف میں روڑا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ شہباز سرکار کے لیے پریشانی کی بات ہے، کیونکہ جو کچھ یہ عدلیہ کے ساتھ کر بیٹھے ہیں آئی ایم ایف اس کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گیا ہے. اور اب اگلے 2-3 دن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ اب پھنس گئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی چال چل دی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ٹھان لی ہے جہاں پر حکومت نے باریک واردات ڈالی ہے، اور وہ جو حکومت کے ویک پوائنٹس ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے، وہیں پر انہوں نے سٹرائک کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے. لیکن بہرحال حکومت کے لیے یہ سچویشن قطعاً آسان سچویشن نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.